हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरा बैच क्या है, क्या क्या इसके फीचर्स होंगे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा, कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। आपके सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन यहाँ पे होगा। साथ ही में अगर हम बात करें आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए दो फीचर्स हैं। पहला तो ये, अगर आपको ये सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको जो हमारा चैनल है दैट इज रवि स्टडी जी के, आपको उसको फॉलो करना है। वहां पर आपको सभी क्लासेस ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। लेकिन अगर वीडियोस के साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ नोट्स एंड साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे पेड बैच में ज्वाइन होना है, जहाँ पे आपको बिना किसी एडवर्टाइजमेंट की पूरी वीडियो आप वन गो में फिनिश कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा, फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट, डेली क्लास होंगी आपके एप्लीकेशन पर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी। सभी सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आपका पूरा कंटेंट होगा एंड सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी यहाँ पर होगा। ठीक है। एंड फिर बात करें, क्वेश्चंस जो होंगे आपके बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में, एंड बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। और इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, वहां पर आपको ये सभी जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति ये किसे प्राप्त होती है? तो बात हुई है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशन में जो जांच करने और निर्णय करने की शक्ति होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। एंड इस चीज का मेंशन किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद नंबर 71 ये बात करता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी डाउट हो, किस चीज को लेकर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग जाएंगे, वही वो फैसला करेंगे एंड वही वो जांच करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो भी फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट लेता है, फिर हम उनके फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इस पूरी चीज के बारे में कहाँ पर मेंशन है? अनुच्छेद नंबर 71 में। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे बात हुई है किस चीज को लेकर? राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव ये लिखा हुआ है? तो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 54 यानी कि अनुच्छेद नंबर 54, ये बात करता है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। ठीक है। एंड फिर अगर हमने चुनाव तो करवा लिया, राष्ट्रपति भी बन गए हैं, लेकिन अगर उस राष्ट्रपति को उनकी पोजीशन से अगर हटाना है, तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि किस लिए होती है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए। और इस चीज का मेंशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61 में, यानी कि 61 में। तो याद रहेगा कि अगर कोई भी विवाद हो, कोई भी संदेह हो किस चीज को लेकर? राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, तो कौन निर्णय लेगा फाइनल? तो डिसीजन होगा किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और जो भी डिसीजन फिर सुप्रीम कोर्ट लेता है, तो उस कंडीशन में फिर हम उसको फर्दर वहां पे चुनौती नहीं दे सकते हैं। एंड ये पूरी चीज कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल नंबर 71 यानी कि अनुच्छेद नंबर 71 में। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, किस भारतीय को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नाइटहुड प्रदान किया गया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद में इसे लौटा दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि ये मिली थी किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 में जब होता है जलियांवाला नरसंहार, तो उसके बाद में ये नाइटहुड की उपाधि अपनी लौटा देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो ये डेट है, जलियांवाला नरसंहार की जो डेट है, वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 13 अप्रैल 1919, जो आपको ध्यान रखना है। एंड उस दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन था। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद में जो पंजाब की जनता थी उसमें काफी अशांति फैली हुई थी। एंड लोग जो है बहुत ही पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, या फिर बहुत ही, नॉट प्रोटेस्ट, आप कह सकते हो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के वो बातें कर रहे थे। ठीक है। एक बैठक उनकी बनी हुई थी जलियांवाला बाग में। एंड जिसके बाद में फिर जो जनरल डायर होता है वो आता है एंड अंधाधुंध वो गोली बरसाने का आदेश देता है। एंड उसमें काफी ज्यादा लोगों की डेथ वहां पे होती है, और इसी को हमने नाम दिया है
जलियांवाला नरसंहार, जो कि होता है 13 अप्रैल 1919 को, और दिन कौन सा था? बैसाखी वाला दिन था। एंड इन्हीं सब के बीच में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, जो कि इन्हें साहित्य के लिए इन्हें दी गई थी। एंड इन्हीं के साथ साथ एक नाम आता है महात्मा गांधी जी का, जिनके पास होती है केसरे हिंद की उपाधि, जो कि वो भी लौटा देते हैं इस घटना के बाद ही। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि नाइटहुड की उपाधि को लौटा देते हैं आफ्टर दी जलियांवाला बाग कांड। एंड उसके बाद बात करें महात्मा गांधी जी की, तो वो भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि को वहां पे लौटा देते हैं। ठीक है, और डेट ध्यान रखनी, दैट इज 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, उनने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो बात करें 14th सेंचुरी में मोरक्को का यात्री दैट इज इब्न बतूता, तो ये भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो इब्न बतूता है वो किस देश का निवासी था, तो ध्यान रखना है ये निवासी था मोरक्को का। एंड 14th सेंचुरी में वो इंडिया आता है, और उस टाइम पे जो इंडिया में शासन होता है वो होता है तुगलक वंश के एक शासक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, जिसको हम पागल सुल्तान या फिर बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इब्न बतूता की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है रहला, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो रहला पुस्तक के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें उन्होंने जो यात्रियों का अनुभव है उस पर आधारित एक यात्रा वृत्तांत यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रहला। किसकी बुक है? इब्न बतूता की, जो कि मोरक्को का निवासी था। एंड जब वो भारत आया था उस टाइम पे तुगलक के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनका शासन था। एंड सेंचुरी कौन सी थी? 14th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, दिसंबर 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना था? तो आईएनसी का सेशन 1929 में लाहौर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था। तो कई बार तो यही पूछ लेते कि 1929 का जो सेशन था आईएनसी का, वो हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था लाहौर में 1929 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये पूरा अधिवेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज या फिर जो पूर्ण स्वतंत्रता है, उसका एक प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए पूरा का पूरा अधिवेशन काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है, तो तारीख थी 1929, मतलब ईयर था दिसंबर में, जिसमें लाहौर अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। एंड अध्यक्षता किसने करी थी? दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, एंड इसी में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात यहाँ पर करी जाती है। एंड एक दिन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं 26 जनवरी 1930, और हम कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश आजाद हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे नहीं होता है, हमको आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 में। लेकिन इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन क्या? दैट इज गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ये किसने करी थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ये करी थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। बात हो रही है 9 दिसंबर 1940 की, जब ये बनते हैं इसके अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1940 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष बनते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, 9 दिसंबर 1940 में। एंड स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो 2 दशक विदेश में रहने के बाद वो किस वर्ष में भारत लौटे थे? तो भारत वो आए थे 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो लगभग 2 दशक तक वो बाहर थे विदेश में। एंड उसके बाद 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 में वो इंडिया आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो कई बार अगर एग्जाम में आपसे पूछे एनआरआई डे हम कब मनाते हैं या फिर प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं कौन? मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी। और ये
बाहर थे कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ ये वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे एंड उसका नेतृत्व भी कर रहे थे एंड वहाँ पे जीत हासिल करने के बाद फिर ये आते हैं इंडिया, यहाँ पे दौरा करते हैं अलग-अलग जगह का एंड उसके बाद में आपने सुना होगा अहमदाबाद कैंपेन होता है, इसके अलावा जो आपका खेड़ा आंदोलन है, तो काफ़ी सारे आंदोलन होते हैं और उसके बाद में फिर ये इंडियन जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, वहाँ पर ये शामिल हो जाते हैं, ठीक है? तो याद रहेगा 1915 में ये इंडिया आते हैं 9 जनवरी को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस या फिर प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस संविधान के द्वारा मतलब किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था? तो भाग 9 की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो भाग 9 है यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड, ठीक है? पंचायत से आपको ध्यान रखना है, भाग 9 एंड इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें बात होती है किस चीज को लेकर? पंचायतों को लेकर, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को दर्शाता है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 243 अनुच्छेद से लेकर 243 ओ तक ये किस चीज की बात करता है? पंचायत की बात करता है और इसी संविधान संशोधन की वजह से एक अनुसूची भी जुड़ती है, दैट इज 11th अनुसूची, 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जुड़ती है हमारे संविधान में, जो कि बात करते हैं पंचायतों के बारे में ही एंड इसमें कुल मिला के 29 विषय यहाँ पर होते हैं, ठीक है? तो याद रहेगा भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। आर्टिकल बात करें 243 से लेकर 243 ओ यानी कि 243 से लेकर 243 ओ तक एंड इसमें अनुच्छेद को हमने बता दिया एंड इसके अलावा इसमें संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है? और अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची है और इसमें विषय कितने हैं? कुल मिला के 29 विषयों की बात यहाँ पर करी गई है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सबसे पहले जो ये पंचायती सिस्टम है वो कहाँ पे लागू होता है? राजस्थान में लागू होता है, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? भौतिकी यानी कि फिजिक्स, तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तो ये हो जाएंगे सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि सीवी रमन वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इनका ईयर। तो 1930 में 1930 में इन्हें ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है इनके प्रकाश में प्रकीर्णन पर इनके कार्य के लिए, जिसको हम रमन प्रभाव या फिर रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? नोबेल पुरस्कार की बात करें तो कुल मिला के 6 क्षेत्रों में, 6 फील्ड में दिए जाते हैं, जिसमें बात करें फिजिक्स में, इसके अलावा केमिस्ट्री में, ठीक है? और फिर इसके अलावा मेडिसिन में भी मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है। एक यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज होता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है और एक मिलता है लिटरेचर में, ठीक है? तो 6 फील्ड में मिलता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है? सबसे पहले व्यक्ति कौन थे भारत से? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि अपनी लौटा दी थी, ठीक है? जलियांवाला बाग के बाद में। तो वो पहले व्यक्ति थे जिनको मिला था इंडिया की तरफ से नोबेल पुरस्कार 1913 में। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो ये फैक्चुअल चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है? तो अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, तो इसका प्रावधान आता है अनुच्छेद नंबर 312 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आर्टिकल 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जिसमें की बात करें आईएएस, आईपीएस ये सभी अधिकारी आते हैं, ठीक है? तो याद रहेगा अनुच्छेद नंबर 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो इलेक्शन कमीशन की बात करें कौन सा आर्टिकल होगा? इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल होगा 324 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 324 किस चीज की बात करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि इसके बारे में कहाँ पे मेंशन है, ये हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है, ठीक है? अगर आपसे कभी पूछे कि चुनाव आयोग कैसा निकाय है, तो एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका मेंशन कहाँ पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आपको ध्यान रखनी है कि पंचायत का जो चुनाव होता है वो जो है चुनाव आयोग नहीं करता है, वो चुनाव आयोग के अधीन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था एक बारी कि क्या जो पंचायत के चुनाव होते हैं, उनके चुनाव की ज़िम्मेदारी क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है?
तो नहीं होती है, ठीक है? और करंट से आपको रिलेट करना है एट प्रेज़ेंट 2025 की अगर हम बात करें, तो अभी जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार, काफ़ी न्यूज़ में इस बार ये। एंड अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उसमें आते हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी, ठीक है? तो दोनों का नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं? तो शुक्र ग्रह की बात करें, तो शुक्र ग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं, दैट इज़ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 0। तो हमारे पूरे सौर मंडल में ऐसे 2 ग्रह हैं दैट इज़ बुध और शुक्र जिनके खुद के कोई भी उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से? एक तो है यहाँ पर बुध और एक हो जाएगा शुक्र दैट इज़ मर्क्यूरी एंड द वीनस, ठीक है? कुल मिला के कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, ठीक है? और उसके अलावा सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो किस ग्रह के पास में है? तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा मून या फिर सबसे ज़्यादा ग्रह ये हो जाएँगे वीनस सॉरी सैटर्न के पास में, ठीक है? तो सैटर्न आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यानी कि शनि। सबसे ज़्यादा जो क्या है यहाँ पर इसके मून्स या फिर सैटेलाइट्स हैं। और 2 ऐसे ग्रह कौन-कौन से जहाँ पे कोई भी सैटेलाइट, कोई भी मून नहीं है, तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र, ठीक है? अभी न्यूज़ में था वीनस को लेकर एक मिशन दैट इज़ वेनेरा डी मिशन जिसकी बात करिए रशिया ने 2036 तक इसको लॉन्च करेगा। तो करंट से आप इसको रिलेट करके याद रखना है। एंड वीनस के पास कितने मून्स होते हैं खुद के? 0, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? तो कुल मिला के 3 इमरजेंसीज़, 3 आपातकालीन स्थितियाँ यहाँ पे बताई गई हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। कौन-कौन सी इमरजेंसीज़ हैं? एक आएगी आपकी अनुच्छेद 352 यानी कि आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि कितनी बार लगा है भारत में? 3 बार, ठीक है? फिर बात करें अगर हम प्रेसिडेंट रूल या फिर राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन जो कि आता है आर्टिकल नंबर 356 में। अब राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है, कई बार आपने देखा होगा राष्ट्रपति शासन, जस्ट अ सेकंड, हाँ, राष्ट्रपति शासन, राइट? और फिर बात करें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल जो कि आएगा कौन-सा? आर्टिकल नंबर 360, ठीक है? जो कि एक भी बार अभी भारत में नहीं लगी है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 3 बार, आर्टिकल है 352, फिर 4 के गैप के बाद 356 जो कि बात करता है राष्ट्रपति शासन, कई बार लगता रहता है अलग-अलग स्टेट्स में। फिर बात करें वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 और कितनी बार लगा है भारत में? एक भी बार ये अभी तक नहीं लगा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अगर हम बात करें शेड्यूल की, अनुसूची की तो कितनी है? तो ये हो जाएँगे यहाँ पर 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में थी 8, लेकिन बाद में कुछ संविधान संशोधन होते हैं और कुल मिला के फिर अब एट प्रेज़ेंट अगर हम बात करें, तो हमारे पास में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो थी 8 और वर्तमान में कितनी है? तो ये हो जाएँगी 12। अब 8 तो पहले से थी, 9वीं की बात करें तो ये जो पहला आपका संविधान संशोधन था 1951 में, तब इसको जोड़ा गया था। फिर एक 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1985 में जब आपका 52वां संविधान संशोधन था। फिर बात करें 11th अनुसूची की तो अभी हमने देखा था 1992 में पंचायत्स को लेकर थी और ये जोड़ी गई थी कौन-से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। एंड फिर 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन था 1992 में और ये रिलेट करोगे आप किससे? नगर पालिकाओं से, ठीक है? तो याद रहिए कितनी अनुसूचियाँ हैं? पहले थी 8 अब है 12। पहले 8 थी उसके बाद 9वीं 1951 में जुड़ी है, फिर 1985 में, फिर 1992 में 2 जुड़ी हैं दैट इज़ 11th एंड 12th, ठीक है? 9th की बात करें तो ये आपकी आएगी भूमि सुधार को लेकर, 10th में है दल बदल कानून, 11वीं में है पंचायत से रिलेटेड एंड 12th में है नगर पालिकाएँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, कौन-सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से यहाँ पे अलग करता है 10 डिग्री चैनल यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो 10 डिग्री चैनल है यहाँ पर ये, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हमारे जो 8 राज्यों से गुजरती है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और ये जो भारत है उसको इक्वल 2 पार्टों में लगभग बाँट देती है। तो ये है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो कि इंडिया को
8 जगह से ये कट करते हुए निकलती है, मतलब 8 राज्यों से ये गुज़रती है। जिसमें सबसे पहले बात करें गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर यहाँ पे त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कितने स्टेट्स थे, कौन-कौन से स्टेट्स नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 8 स्टेट। क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा त्रिपुरा एंड देन मिज़ोरम, ठीक है? क्योंकि बीच में यहाँ पे कौन-सा देश है? बांग्लादेश, राइट? तो कितने स्टेट्स होंगे यहाँ पे? 8 स्टेट। अब एक बार हम खुद से बना के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये गुज़रेगी, लाइक आपका यहाँ से गुजरात से क्रॉस होती है। देन ये मध्य प्रदेश से सॉरी, ये राजस्थान से थोड़ी-सी ये गुजरात है आपका। फिर ये आपका कीजिएगा राजस्थान, राजस्थान से यहाँ से गुज़रती है, फिर ये पूरा मध्य प्रदेश को कवर करती है, ठीक है? ये आपका एमपी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, थोड़ा ये नीचे बनाना था मेरे को। छत्तीसगढ़ से गुज़रती है ये, छत्तीसगढ़ से। देन आपका ये वाला एरिया दैट इज़ झारखंड से होते हुए, ठीक है? ये वेस्ट बंगाल से होते हुए एंड ये यहाँ पे त्रिपुरा एंड देन मिज़ोरम, राइट? तो कुल मिला के कितने स्टेट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम है, ठीक है? तो कुल मिला के 8 स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो गुज़रती है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें किस चीज़ की? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो रेड क्लिफ लाइन आती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन-सी लाइन है? दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं? तो अगस्त क्रांति की बात करें, कौन-सा ये आपका आंदोलन होगा? दैट इज़ भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 8 अगस्त 1942 में, ठीक है? इस बार इसकी 83rd एनिवर्सरी हमने मनाई है। करंट से अगर आप रिलेट करोगे 2025 में 83rd एनिवर्सरी थी इसकी। 1942 में इसको लॉन्च हम करते हैं, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। एंड इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो नारा यहाँ पे आता है दैट इज़ करो या मरो का, डू और डाई का, ठीक है? तो ये भी कई बार पूछते हैं कि डू और डाई का नारा ये किसने दिया था एंड किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त, अगस्त क्रांति। तो ये सभी आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन-सा पर्वत राइन नदी के तट पर स्थित है? तो राइन नदी के तट पर कौन-सा पर्वत हो जाएगा? दैट इज़ ब्लैक फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मैप पे आपको देखना है, ये है यहाँ पे राइन रिवर। तो राइन रिवर के जस्ट पास में ही आप देखोगे किस चीज़ को? दैट इज़ ब्लैक फॉरेस्ट को, ठीक है? तो वही आपसे पूछा गया है कि राइन नदी के तट पर कौन-सा फॉरेस्ट है? दैट इज़ ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ये जो राइन रिवर है वो कहाँ से निकलती है? तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है और जर्मनी, नीदरलैंड से बहती हुई ये यहाँ पे फिर उत्तरी सागर में गिरती है। और इसके बगल में जो यहाँ पे एक फ़ॉरेस्ट है या फिर आप कह सकते हो कि जो ये यहाँ पे पर्वत है दैट इज़ ब्लैक फ़ॉरेस्ट, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इको मार्क उस उत्पाद को दिया जाता है जो, तो इको मार्क हम किसको देते हैं? तो इको मार्क आपको इको एनवायरनमेंट यहाँ से रिलेट कीजिएगा कि जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है उसी को ही इको मार्क यहाँ पे दिया जाता है, दैट इज़ पर्यावरण के अनुकूल यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो उसी चीज़ को क्या कर देते हैं हम? इको मार्क देते हैं, जिसमें कि कुछ इस तरीके का सिंबल यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब इको तो आप समझ जाओगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट इज़ किसको यहाँ पे देता कौन है, ठीक है? इसका प्रमाणन ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि बीआईएस। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है यहाँ पर इसके मानक को, इसके प्रमाणन को यहाँ पे जारी करता है। और ये पूरा जो योजना किसके अंदर आती है? पर्यावरण भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन, ठीक है? तो याद रहेगा, बिस आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा इको मार्क किसको मिलता है? पर्यावरण के अनुकूल जो भी उत्पाद होता है उसको दिया जाता है। अब जैसे कुछ उत्पाद की बात करें, आपने देखा होगा ये वेजिटेरियन फूड पे होता है, ये नॉन वेजिटेरियन फूड पे होता है। ये आपका हो गया इको मार्क के लिए, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा आपकी जो भी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उसके पीछे हमेशा आपने ये साइंस ज़रूर देखेंगे, ठीक है? तो याद रहेगा इको मार्क किस चीज़ के लिए है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली सामानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये बुक लिखी है किसने? एमएस रंधावा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो एमएस रंधावा ने लिखी है यहाँ पे।
भारतीय कृषि का इतिहास, जो कि काफ़ी एक गहन जानकारी देता है भारत के कृषि इतिहास की। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है? लाफिंग गैस की बात करें तो ये कहा जाता है किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो N2O। तो N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। और ये गैस जो है वो काफी एक गंधहीन, रंगहीन और ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। मतलब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, वो ज्वलनशील तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि जैसे ऑक्सीजन की तरह ये भी दहन करने में सहायक होती है। ठीक है, तो याद रहेगा लाफिंग गैस दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस, तो नाइट्रस आपको ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम यौगिक बनाता है? यानी कि कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स को यहाँ पे फॉर्म करता है? दैट इज कार्बन। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कैटेनेशन को लेकर। तो कार्बन की वही प्रॉपर्टी जिसमें कि वो अपने आप से लिंक कर करके बहुत ही लंबी चेन यहाँ पे बना लेता है, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दैट इज, ये आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे मेंशन है। तो कैटेनेशन अगर आपसे पूछे तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एक एटम की, जिसमें कि वो क्या करता है, अपने ही जैसे एलिमेंट से मिलकर, एटम से मिलकर ये लंबी या फिर ब्रांच चेन या फिर साइक्लिक चेन को यहाँ पे फॉर्म कर लेता है। तो कैटेनेशन, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, तो याद रहेगा कैटेनेशन। और सबसे अधिकतम यौगिक जो है कार्बन बनाता है, क्योंकि ये ऐसे ही अपने अलग-अलग जो एटम्स है उससे फॉर्म होता चला जाता है, राइट? बहुत लंबी चेन ये फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रैफिक सिग्नल्स में लाल बत्ती का उपयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? तो रेड लाइट्स का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है ना, तो दैट मीन्स आप उसको दूर से देख सकते हो। अगर वेवलेंथ छोटी होगी, दैट मीन्स वो स्कैटर करेगा और वो फैल जाएगा। बट जिसकी वेवलेंथ काफी लंबी होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य काफी लंबी होगी, तो उस कंडीशन में आप उसको दूर से देख पाओगे। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स में आप देखोगे, या फिर जो आपने रेलवे में देखा होगा, प्लेटफॉर्म पे जो जो लाइट्स होते हैं वो कौन से कलर की होती है? दैट इज रेड कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बैक्टीरिया के संदर्भ में पीपीएलओ ये क्या होता है? तो पीपीएलओ इन टर्म ऑफ बैक्टीरिया ये होगा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जो सबसे छोटा सेल अगर हम कहें तो ये है कौन सा? दैट इज सबसे छोटी कोशिका या फिर प्राणी, दैट इज पीपीएलओ। इसको माइकोप्लाज्मा के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा कहो या फिर पीपीएलओ कहो, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, इसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे केसी नियोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो पहले अध्यक्ष थे, बट वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो अप्रैल 2026 में शुरू होने वाली है। तो याद रखना है आपको, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दैट इज अरविंद पनगड़िया। और पहले कौन थे? ये थे केसी नियोगी। और इसमें आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 280। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या ई बुक को परचेज करना है, इन दैट सिचुएशन आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravibookspeedo.com पर विजिट करना है। अगर आपको कोई भी बुक हमारे प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए अपने होम पर डिलीवर करवानी है, तब आपको विजिट करना रहेगा www.raviditipublication.com पर। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। एंड साथ ही में जो भी क्लासेस हमारी करंट अफेयर्स बाय रवि एंड रवि स्टडी जीके पर होती है, उन सभी को इंग्लिश फॉर्मेट में देखने के लिए आपको फॉलो करना होगा रवि अदिति क्लासेस को। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, जिसको अब रिप्लेस करके आ गया है नीति आयोग, तो उसी के ही पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष की बात हुई है, उपाध्यक्ष कौन थे? दैट इज गुलजारी लाल नंदा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर किस समिति की सिफारिशों के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये जोड़ी गई थी स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के द्वारा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 51A, जिसमें कि यहाँ पर जोड़ी गई थी जो है 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि पहले 10 थे, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में,
तब 11वां मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो एट प्रेज़ेंट कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। रिकमेंडेशन किसने दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। एंड जो 42nd संविधान संशोधन था 1976 में, तब इनको जोड़ा गया था, ठीक है? और यूएसएसआर के द्वारा ही इसकी जो है अवधारणा ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आप सभी मौलिक कर्तव्य यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें कि हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं और ये किसी भी सदन में हम शुरू कर सकते हैं, लाइक लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है। एंड आर्टिकल होगा इसमें आर्टिकल नंबर 61, यानी कि अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं? तो मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो एपीजे अब्दुल कलाम को हम जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। फिर है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये हमारे देश में ली गई है। कहाँ के संविधान से? रशिया के संविधान से। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया फिर यूएसएसआर से हमने ये लिए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, बाइनरी मतलब 2, तो 2 यहाँ पे शब्द होते हैं 0 और 1। आप देखोगे यह पूरा बाइनरी नंबर, ठीक है? इसमें सभी जो नंबर है वो कौन से 0 और 1 के फॉर्म में आपको ये पूरे नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो याद रहेगा 0 एंड 1 ये होते हैं आपके बाइनरी नंबर्स। फिर एक सामान्य स्वस्थ मानक आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये कितनी होती है? तो ये मानी जाती है 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो 25 सेंटीमीटर आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो आपको वो बहुत ही क्लियर आसानी से दिखाई देगा। अगर आपकी जो दूरी है वो स्पष्ट है, मतलब आपको कोई आँखों में कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 सेंटीमीटर पे कोई भी चीज़ रखते हो तो आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली दिखाई देगी। जैसे आप उसको 25 से कम करते-करते अपनी आँखों के पास लेके आओगे तो आपको वो चीज़ें धुंधली दिखनी शुरू हो जाएँगी, वो आपको अच्छे से दिखेंगी ही नहीं। तो अगर एक जो स्टैंडर्ड एक डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो वही आपसे पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के संरक्षण के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स में प्रयुक्त परिघटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर्स जब भी आता है, कौन-सी आप इसमें लगाओगे? ऑप्टिकल फाइबर में कौन-सी यहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है? दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इसमें क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि जब भी कोई भी रे, कोई भी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो वो थोड़ा-सा क्या करती है, अ, ऐसे ही इधर की तरफ बेंड हो जाती है, फिर धीरे-धीरे और होती है, तो ये फिर से इसके पैरेलल हो जाती है, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि ये और यहाँ पे हो जाती है एंड ये वापस से यहाँ पे टकराई और इसी मिनट में वापस आ गई। तो इसी को हम कहते हैं क्या? ये वापस से रिफ्लेक्शन करते हैं। पहले तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो और फिर ये यहीं पे आपस में क्या करने लगते हैं, रिफ्लेक्शन करने लगते हैं। दैट इज़ इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड ऑप्टिकल फाइबर, जब भी आपसे पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर है भारी जल का परमाणु भार कितना होता है? तो भारी जल की बात करें, अगर आपने हाइड्रोजन को पढ़ा है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है? जो समस्थानिक, इसमें प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। 1H1, 1H2, 1H3, जिसमें ये तो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, ये होता है आपका ड्यूटेरियम, यानी कि जो आपका हेवी वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ड्यूटेरियम, तो ये होता है 1H1। तो इसमें अगर हम परमाणु भार की बात करें तो D2O फॉर्मूला होता है किसका? हेवी वाटर का। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो D2O में और 16 होता है ऑक्सीजन का, तो कुल मिला के 4 + 16 दैट इज़ 20, ठीक है? तो 20 आपको ध्यान रखना है हेवी वाटर का यहाँ पे एटॉमिक वेट। और नॉर्मल पानी की बात करें तो कितना होगा यहाँ पे 18, ठीक है? और हेवी वाटर कितना है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कम योगदान देता है? अगर किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था वो काफी उच्च स्तर पर हो, वो कंट्री डेवलप्ड हो, तो उस कंडीशन में वहां पे जो प्राइमरी सेक्टर्स होता है ना आपका, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, वो उतना योगदान नहीं देता जितना कि आपका टर्शरी या फिर जो सेकेंडरी, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर वो जो इंडस्ट्री
और जो सर्विस सेक्टर देता है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। बट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर, वो बहुत ही कम योगदान यहाँ पर देता है। वो ही आपसे पूछा है कि अगर कोई भी कंट्री काफ़ी विकसित है, तो उस कंडीशन में जो वहाँ की जीडीपी है, उसमें सबसे कम योगदान किसका होता है? दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में कौन-सा स्थल है इनमें से? ये हो जाएगा यहाँ पे आपका राखीगढ़ी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और सबसे बड़ी अभी तक की साइट इसको माना जाता है, दैट इज़ कहाँ पर है ये? हिसार में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो, ये है राखीगढ़ी, ठीक है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो वह किस रिट के कारण यहाँ पे रिहा होने का हकदार होगा? तो यहाँ पर रिट आती है कौन-सी? दैट इज़ आपका हेबियस कॉर्पस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई भी आपको हिरासत में लेता है, आपकी गिरफ्तारी होती है, तो उस कंडीशन में 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होते हो, तो आपको फिर रिहा करने होने का पूरा अधिकार यहाँ पे मिल जाता है अंडर द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। रिट 5 प्रकार की होती है। अगर हम बात करें कौन-कौन सी रिट होती है? बदली प्रत्यक्षीकरण होती है, परमादेश होती है, प्रतिषेध होती है, उत्प्रेषण होती है और अधिकार परीक्षा। अगर इंग्लिश में बात करें तो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी और क्यो वारंट। हालाँकि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिट क्या होती है, बट 5 प्रकार की रिट होती है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको इश्यू कर सकता है और हाई कोर्ट भी इसको इश्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 में एंड जो हाई कोर्ट करेगा वो करेगा आर्टिकल 226 में, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हिंदी में या फिर शॉर्ट में हम कहते हैं मनरेगा एक्ट, ठीक है? तो ये कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था साल 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 100 दिन के रोजगार की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है? तो याद रहेगा मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार है? 100 दिनों का। अगर किसी भी व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगार भत्ता पाने का पूरा हकदार वहाँ पर होगा। और कब इसको पारित किया गया था? 2005 में। तो ये क्वेश्चन है कि हिमालय निम्नलिखित में से किस भू संचलन से ऊपर उठा है? तो कौन सा ऐसा यहाँ पे प्रोसेस है जिसकी वजह से जो हिमालयाज़ है वो अपलिफ्ट हुए हैं? तो इसमें यहाँ पे नाम आता है किसका? दैट इज़ 33 भू संचलन, यानी कि 33 जियोसिंक्लाइन का। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। 33 की अगर हम बात करें तो ये एक सागर हुआ करता था। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पहले एक इंडियन प्लेट हो रही थी, एक यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी। जब ये आपस में टकराती है, बीच में जो यहाँ पे सागर होता है वो सबमर्ज होता है, सेडिमेंट्स यहाँ अपलिफ्ट होते हैं एंड देन यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? दैट इज़ हिमालयाज़ की, ठीक है? तो ये कुछ इसकी फॉर्मेशन है, हालाँकि मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत क्रिप्स करके आप लोगों को बता दिया, बट फॉर्मेशन ऐसे ही हुई थी हिमालयाज़ की। और ये जो पूरा यहाँ पे एक प्रोसेस होता है दैट इज़ इसको कहते हैं 33 भू संचलन या फिर 33 जियोसिंक्लाइन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत महासागरों यानी कि ओशंस में है? तो ओशंस में कितना प्रतिशत जल यहाँ पर होगा? तो लगभग 97% जो जल है ना हमारा, वो कहाँ पर है? वो होगा आपका ओशियंस में। फ्रेश वाटर तो बहुत कम है। ओशंस में कितना है? 97% है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई थी? तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 8 अनुसूची पहले ऑलरेडी थी। 9th, 10th, 11th, 12th ये चारों की चारों बाद में जोड़ी गई है एंड जो फर्स्ट संविधान संशोधन था 1951 में, उसी में ही पहली संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को यहाँ पे जोड़ा गया था। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम यहाँ पर हो जाएगा गोविंद राय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो गोविंद राय जी ये ही बड़े होके बने थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि बात करें यहाँ पे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है? पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। और इनका बचपन का नाम क्या था? गोविंद राय। और इनका जन्म होता है पटना, बिहार में। और जो 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी, उनके घर में इनका जन्म होता है। और 1960 ना नहीं 1699 में, मतलब 1699 में यही जो है खालसा परंपरा की स्थापना करते हैं। वापस से बता देती हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी बचपन का नाम था गोविंद राय।
जन्म होता है पटना बिहार में। जो गुरु थे, 9वें गुरु थे सिखों के, दैट इज़ गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी, तो उन्हीं के घर में इनका जन्म होता है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, ठीक है? और उसके बाद बन जाते हैं ये 10वें और अंतिम गुरु किसके? सिख धर्म के, दैट इज़ गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर डॉकयार्ड्स पाए जाते हैं? डॉकयार्ड्स कहाँ मिलते हैं? आईवीसी में। तो ये मिलते हैं लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात की सबसे प्राचीन सभ्यता ये मानी जाती है हमारे भारत की, हड़प्पा सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। और 3 इसका जो परिपक्व वाला टाइम था दैट इज़ 2600 से लेकर 2600 तक पूर्व से लेकर 1500-1600 ईसा पूर्व तक का इसका पूरा टाइम पीरियड यहाँ पे होता है, ठीक है? तो याद रहेगा डॉकयार्ड्स लोथल कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन-सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग का वेद है? तो सबसे प्राचीन वैदिक युग का वेद आपका होगा कौन-सा? दैट इज़ ऋग्वेद यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कुल मिला के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब सबसे प्राचीन कौन-सा है? दैट इज़ ऋग्वेद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में शीर्ष लेख और पाद लेख बटन इंसर्ट टैब पर किस समूह में पाया जाता है? यानी कि जो हेडर और फुटर होता है ना वो कहाँ पे मिलते हैं? हेडर फुटर का मतलब किसी भी पेज पे आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपको कुछ लिखना है, कोई ऐसे सब पेजेस में ऐसे हेडर और फुटर लगाने हैं, तो वो आपको मिलेंगे टेक्स्ट ग्रुप में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। कैसे? तो ये आपका पूरा पीपीटी का प्रेज़ेंटेशन ऐसा होता है, आप यहाँ पे जाओगे, ये आपका होम, इंसर्ट ये सब कुछ यहाँ पे टैब है। आपने जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया, ठीक है? आपने जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया यहाँ पे, आपको मिलेगा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन कहाँ पे? ये रहा। कौन से सेक्शन में? टेक्स्ट वाले सेक्शन में, ठीक है? तो वही आपसे पूछेगा दैट इज़ टेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय उत्तर पृथक पर पेंसिल या फिर पेन के निशान को पढ़ने के लिए कौन-सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है ओएमआर शीट यानी कि ऑप्टिकल, ठीक है? ओएमआर शीट यानी कि आपका क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो जो आप फ़ील करते हो ना अपने एग्ज़ाम जब देने जाते हो दैट इज़ ओएमआर, तो वो यही होती है जिसको कि हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सी यूटी की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम लिटरेसी रेट है? तो ये है हम किसकी बात कर रहे हैं दैट इज दादरा एंड नागर हवेली की। ये हम बात करें अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अब जो होगा 2027 में उसके बाद क्या आंकड़े निकल कर आते हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर हम बात करें 2011 के अनुसार तो सबसे कम जो केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर थी वो कहाँ पर थी? दादरा एंड नागर हवेली में, ठीक है? राज्यों में बात करें तो बिहार में सबसे कम थी और सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी? केरला में थी, ठीक है? तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली जो 16वीं जनगणना है वो कब होगी? प्रस्तावित है 2027 में। फिर आरबीआई अधिनियम मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कितने सदस्यों का प्रावधान करता है? तो एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति में प्रावधान करता है 6 मेंबर्स का यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 3 तो होते हैं कहाँ से? 3 तो होते हैं ये गवर्नमेंट के मेंबर और 3 होते हैं आरबीआई के मेंबर जिसमें कि गवर्नर यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है? और ये मौद्रिक नीति करता क्या है? तो मौद्रिक नीति बेसिकली जो रेपो दर वगैरह होती है, तो उनको ये नियंत्रित रखता है, कैसे क्या रखना होता है पूरे जो बेसिक आपके वित्तीय मूल्य स्थिरता, ठीक है? ये सब मेंटेन करता है कौन? दैट इज़ एमपीसी। तो इसका काम होता है बेसिकली बेंचमार्क इंटरेस्ट को यहाँ पे मेंटेन या फिर फिक्स करना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन-सा विटामिन लाल रक्त कोशिका निर्माण, तंत्रिका संबंधी कार्य और डीएनए संश्लेषण में शामिल है? तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में और डीएनए सिंथेसिस में कौन-सा विटामिन्स या फिर कौन-सा जो विटामिन है वहाँ पे हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है? दैट इज़ विटामिन बी12 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें ही आपको कोबाल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा बी12 में, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे यहाँ पे कौन? दैट इज ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। और अंतिम की बात करें तो वो जाएंगे भगवान महावीर। तो ये आपको चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब है आप सभी के लिए टेस्ट के कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर आपने कमेंट करके बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? और आपको आर्टिकल नंबर भी मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ये किसने करी थी? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने कमेंट करके बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है वो भी आपने कमेंट करके बताना है।
अब वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही में वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट आपको कैसा लगता है? कोई भी अगर आपको रिफॉर्म चाहिए, आप चाहते हो कि आप ये इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही में करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पर टॉप 12 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। साथ ही में जो हमारी वेबसाइट है दैट इज़ www.raviaditipublication.com, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको सभी बुक्स हमारी मिलेंगी प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप इनको घर पर भी डिलीवर करवा सकते हो। हमारी किसी भी ई बुक या फिर पीडीएफ को परचेज करने के लिए आपको विजिट करना है www.ravibooksvideo.com पर। यहाँ पर आपको हमारी सभी ई बुक्स एंड पीडीएफ अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस क्वेश्चंस का जीके जीएस का टेस्ट मिलेगा, फ्री पीडीएफ्स एंड नोट्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर जो भी वीडियोस होती हैं उन सभी के नोट्स भी मिलेंगे, ई बुक्स, जीएस नोट, साथ ही में करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज एंड जीके जीएस का विजेता बैच आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज रवि स्टडी जीके। तो ये था आपका आज का कंटेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू।